जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से डेली डोज संख्या 325 में। आज तारीख है 22 अगस्त 2020 और इससे रिलेटेड जो भी करंट के प्रश्न हैं वो हम आपके साथ लेकर उपस्थित हैं। हर रोज की तरह आप इस बार भी वैसे ही कमेंट में अपना ध्यान बनाए रखिए और कमेंट करते रहिए जिस तरीके से अब तक करते आ रहे हैं। और बाकी लोग जो पूछे हुए प्रश्न का कमेंट नहीं कर रहे हैं वो अपने इसे निजी लाइफ में शामिल कर लें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आज के करंट को हमने स्पेशल स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए बनाया है, जिसमें कि जो भी स्वच्छता सर्वेक्षण से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को इसमें हमने समाहित किया है। तो ये आज का करंट आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बढ़ते अपने पहले प्रश्न की तरफ। स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार चौथी बार पहले स्थान पर कौन है? उत्तर है इंदौर। दूसरे पे कौन है? सूरत। तीसरे पे कौन है? नवी मुंबई। अब यहाँ पे चौथी बार का मतलब क्या कि इंदौर जो है वो पिछले 4 बार से स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल स्थान पे रहा है। ठीक है, अब आइए पहले ध्यान देते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण के हिस्ट्री के बारे में कि यहां से क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि ये जारी कौन करता है। तो अभी वर्तमान में हमारे केंद्रीय मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। किस चीज के केंद्रीय मंत्री हैं? तो ये है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के। ठीक है, इनके द्वारा देश की राजधानी नई दिल्ली में स्वच्छता महोत्सव के नाम से आयोजित आभासी कार्यक्रम। अब आभासी कार्यक्रम का मतलब क्या कि आपको पता है कोविड की वजह से जो भी काम हो रहे हैं वो वर्चुअल हो रहे हैं। ठीक है, डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं, तो इसीलिए यहां वर्ड यूज किया है आभासी कार्यक्रम। आभासी कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा की है। इसमें कुल शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले राज्यों एवं शहरों की कुल संख्या 129 है, अर्थात इसमें कुल 129 पुरस्कार वितरित किए गए। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में। ध्यान देंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत 2016 में की थी, यानी कि स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत 2016 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ था। ठीक है, और जिस साल ये हुआ था यानी 2016 में हुआ था। ठीक, और 2016 में मैसूर जो था, मैसूर का है कर्नाटक। ठीक है, तो मैसूर जो था वो सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता था। कब? 2016 में। लेकिन 2016 के बाद 2017 जैसी है तो 2017 से लेकर 2017, 2018, 2019 और 2020। ठीक है, ये लगातार 4 साल तक अपना खिताब कौन बनाए रखा? इंदौर। ठीक है, यानी कि पिछले चार बार से स्वच्छता सर्वेक्षण का पहला स्थान कौन रख रहा है? तो इंदौर रख रहा है। ठीक है, अब एक बात और भी यहां पे ध्यान देंगे कि स्वच्छता सर्वेक्षण में यह भी देखा जाता है 10 लाख से अधिक जनसंख्या, 20 लाख से अधिक जनसंख्या, 40 लाख से अधिक जनसंख्या, इस तरह से भी मेजरमेंट किए जाते हैं। तो ये जो जनसंख्या वो किस पे आधारित होती है? तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी जनसंख्या जो पिछली जनसंख्या वर्ष रहती है, जैसे कि जो भी पिछली बार जनसंख्या काउंट किया रहता है कौन? 2021 हमारा 2011 हमारा जनसंख्या वर्ष था और 2021 हमारा अगला जनसंख्या वर्ष होगा। जनसंख्या जनगणना वर्ष कह सकते हैं उसे हम। ठीक, तो जो 2011 का जनगणना वर्ष है उसी के आधार पर ये संख्याएं डिसाइड करी जाती है। ठीक, ऐसा नहीं कि हर साल इनकी संख्या बदलती जाती है। और आगे जो हमारा जनगणना वर्ष होगा वो कौन सा होगा? 2021 होगा, अर्थात हर 10 वर्ष क्या होती है? जनगणना की जाती है। ठीक है, तो ये जो जनसंख्या है वो 2011 के जनगणना वर्ष पे आधारित होती है, इससे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब एक बार और भी यहां पे नोट करके रख लीजिएगा कि ये जो पुरस्कार है एक शहर को किसी भी एक ही पुरस्कार प्रदान किया जाता है, अर्थात किसी भी एक विशेष क्षेत्र के लिए एक शहर को एक पुरस्कार दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही शहर को 2-3 पुरस्कार दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये जानकारी थी आपको पहले प्रश्न से संबंधित। साथ ही साथ स्वच्छता सर्वेक्षण की हिस्ट्री से रिलेटेड भी जो एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकते हैं उनसे संबंधित। बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। गंगा किनारे बसे शहरों में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? उत्तर है वाराणसी। जैसे आपको पता है कि गंगा के किनारे और भी शहर हैं। ठीक है, हरिद्वार हो गया, कानपुर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से गंगा के किनारे जो भी शहर बसे हुए उनमें से सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? उत्तर है वाराणसी। और वाराणसी हमारे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, यह भी आपको बात पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है 100 में से अधिक अर्बन लोकल बॉडीज वाला सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? उत्तर है छत्तीसगढ़। ठीक है,
और ये सभी वन लाइनर प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बन सकते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज वाला सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? 100 से अधिक कहे तो छत्तीसगढ़ और 100 से कम कहे तो झारखंड। ठीक है, अगला प्रश्न है 40 लाख से अधिक आबादी वाला सबसे स्वच्छ मेगा सिटी कौन है? उत्तर है अहमदाबाद। क्या? अहमदाबाद। अगर 40 लाख से अधिक कहे तो अहमदाबाद। और जनसंख्या जनगणना वर्ष कौन सा होगा? 2011। ठीक है, अगला प्रश्न है 10 लाख से अधिक आबादी वाला सबसे स्वच्छ बिग सिटी कौन सा है? उत्तर है विजयवाड़ा। क्या होगा? विजयवाड़ा। ठीक है, और अगला प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 7, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में पटना किस स्थान पे? उत्तर है 105वें स्थान पे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि पूरे देश में अगर बात किया जाए, होल कंट्री, ठीक, तो समस्त भारत में इसका स्थान है 105 और टोटल कितने काउंट किए जाने थे? तो 129 और 129 में इसका स्थान कौन सा है? 105वां है। ठीक है, जबकि अगर बात किया जाए पूर्वी भारत के तौर पे, किसका? पूर्वी भारत के तौर पे, तो पूर्वी भारत में इसका स्थान 47वां है। तो ये दो प्रश्न यहां से बन सकते हैं। पूरे भारत में पटना का जो रैंकिंग है वो है 105वां, जबकि अगर हम बात करें सिर्फ पूर्वी भारत का, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, 4 तरीके से हम अगर डायरेक्शन वाइज बांट करके देखें तो इसका स्थान 47वां है। ठीक है, यानी कि इससे पहले 46 और शहरों को पुरस्कार मिल चुका है या इससे इस रैंकिंग में वो आगे हैं। ठीक है, बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 8 की तरफ। देश के 47 सबसे बड़े शहरों में सबसे गंदा शहर कौन सा है? उत्तर है पटना। पटना क्या है? बिहार की राजधानी है और इसके जो राज्यपाल वर्तमान में वो कौन है? फागू चौहान है। ठीक है, और खास करके जिन लोगों को बिहार का पेपर देने जाना है वो इस 3-4 प्रश्नों को और ज्यादा ध्यान से देंगे क्योंकि ये बिहार स्पेशल भी हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में बिहार का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? उत्तर है पटना। अर्थात जो देश के 47 सबसे बड़े शहरों में गंदा शहर है पटना, वही बिहार के मामले में अगर देखा जाए तो ऑल ओवर बिहार में रैंक 1 पे है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 10 की तरफ। बिहार में 10 लाख आबादी या उससे कम की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो ये है डेहरी ऑन सोन, ये आता है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और ये लगभग सासाराम से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ठीक, तो अगर ये बिहार के करंट अफेयर्स के लिए या फिर बिहार के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके साथ बन सकता है कि बिहार में 10 लाख आबादी या उससे कम की आबादी वाले स्वच्छ शहरों में सबसे टॉप रैंक पे कौन है? डेहरी है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में बिहार का सबसे गंदा शहर कौन सा है? तो बिहार का सबसे गंदा शहर है गया, जबकि 47 सबसे बड़े शहरों में सबसे गंदा शहर कौन सा है? पटना। इस दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। गया जो है वो सिर्फ बिहार के तौर पे बात किया गया है, ठीक है, तब है, और जो पटना है वो पूरे भारत के तौर पे बात किया गया तब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रिपोर्ट किसने जारी की? अभी अभी मैंने आपको बताया था पहले प्रश्न में ही कि ये रिपोर्ट जारी करता है केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, और उसके मंत्री कौन है? तो उसके मंत्री है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। भारत यूएई आयोग की 14वीं बैठक किस वर्ष आयोजित की जाएगी? उत्तर है 2021 में। ठीक है, और कहां की जाएगी? तो ये की जाएगी यूएई में ही, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में, जहां की हमारा आईपीएल होना है। कब से? तो 19 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। और आईपीएल के लिए जो उसके प्रायोजक कंपनी है वो कौन है? तो मैंने आपको बताया वो है ड्रीम 11, जो कि ड्रीम 11 क्या है? तो ये एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है क्रिकेट का। ठीक है, और उसी ने 222 करोड़ के लागत के साथ प्रायोजक का काम करा है। इससे पहले कौन करता था? तो इससे पहले करता था वीवो। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। अब एक बात यहां से और भी ध्यान दें कि ये जो 14वीं आयोजित की जाएगी 2021 में, तो 13वीं कब आयोजित की गई? ठीक है, तो ध्यान देंगे कि जो 13वां बैठक है
भारत और यूएई का, वो हुआ आयोजित इसी वर्ष 17 अगस्त 2020 को। लेकिन कोविड की वजह से ये जो बैठक है वो डिजिटल माध्यम से हुआ, ठीक है। और इसमें जो मुद्दे थे वो क्या थे? व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर यूएई और भारत का जो 13वां सत्र था वो आयोजित किया गया। एक बात यहां पे और भी ध्यान देंगे कि इस सत्र की सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री, अब भारत के विदेश मंत्री कौन है? अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए, भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम शंकर, ठीक है। और उन्होंने इस सत्र की क्या की है? सह अध्यक्षता की है। और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के मंत्री हैं कौन? अंतरराष्ट्रीय सहयोग शेख मंत्री कौन? अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान। और यही वहां के राष्ट्रपति भी हैं। दोनों नाम आपको सुनकर सेम लगा होगा, ठीक है। तो ये वहां के राष्ट्रपति भी हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि अल नाहयान ने कि इसमें क्या क्या चीजों पे डिस्कस करा गया। तो पहला कि भारत ने अक्षय ऊर्जा, लॉजिस्टिक, फूड पार्क, रक्षा, बंदरगाह और राजमार्ग के साथ साथ हवाई अड्डों सहित विभिन्न क्षेत्रों में यूएई से अनुरोध किया कि आप आएं और हमारे देश में निवेश करें, ठीक है। ये 13वें सत्र में आयोजित जो 17 अगस्त 2020 को हुआ उसका क्या था? विषय था, ठीक है। और जो अगला होना है कौन? 14वां सत्र, वो कहां होगा? यूएई में होगा, ठीक है। यानी कहां होगा? यूएई में। और यूएई में भी, यूएई तो एक पूरा देश है, तो कहां होगा? यूएई की राजधानी अबू धाबी में होगा, ठीक है। तो यहां से आप याद रखेंगे यूएई की राजधानी का है अबू धाबी, ठीक है। और यूएई का मुद्रा क्या है? तो यूएई का मुद्रा है यूएई दिरहम। और उसके राष्ट्रपति कौन है? तो अभी अभी मैंने बताया शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। तो इतनी जानकारी आपको प्रश्न संख्या 13 से प्राप्त होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। कौन सा शहर प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है? उत्तर है मनीला। अब जो मनीला है वो फिलीपींस की राजधानी है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ, सॉरी 15 की तरफ। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है सुधा मूर्ति। और आप इस बुक को एज इट इज याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। किस बैंक ने ऋण के खिलाफ प्रतिभूति पहल शुरू की है? उत्तर है यस बैंक। अब ध्यान देंगे यहां पे कि यस बैंक द्वारा अपने लोन इन सेकेंड प्लेटफॉर्म के तहत, किसके तहत? लोन इन सेकेंड प्लेटफॉर्म के तहत एक विशेष डिजिटल समाधान, और वो समाधान क्या? लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो लोन इन सेकेंड प्लेटफॉर्म के तहत। किस बैंक ने किया? तो यस बैंक ने, ठीक है। और इस डिजिटल समाधान का नाम क्या है? तो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। अब इसमें होगा क्या लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज में, वो ध्यान देंगे। तो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज के तहत ग्राहकों के पास रखी गई जो भी उनके पास प्रतिभूति है, जिसको कि हम बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो जो भी उनके पास रखी हुई प्रतिभूति है उसके एवज में ऋण सुविधा का वो लाभ ले सकते हैं। उसके लिए वो अपने बॉन्ड उनको बेचना जरूरी नहीं है। पहले अगर उनको पैसे चाहिए होता था तो उनको अपना बॉन्ड बेचना पड़ता था, लेकिन अब क्या होगा कि वो अपनी जो प्रतिभूति उनके पास है, जिसको हम बॉन्ड के तौर पे बोल रहे हैं इंग्लिश सब, ठीक है। तो वो अपने बॉन्ड को बेचने के बजाय अब उस बैंक में, यानी किस बैंक में? यस बैंक में ले जा करके गिरवी के तौर पे रख देंगे और उसके एवज में बैंक से कर्ज प्राप्त करेंगे। और जब उनको कर्ज लौटाना होगा वो कर्ज लौटा देंगे और उनकी प्रतिभूति उन्हें वापस दे दी जाएगी। तो इस चीज का शुरुआत किसने किया? यस बैंक ने किया। किस प्लेटफॉर्म के तहत किया? लोन इन सेकेंड, ठीक है। तो इस वर्ड को आप लोन इन सेकेंड को याद रखिएगा, ठीक है। अब एक बात यहां पे और भी ध्यान देते हैं, यस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो आपको पता होगा प्रशांत कुमार, ठीक है। नहीं पता है तो यहां से लिख डालिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ। हाल ही में किस राज्य में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया? उत्तर है जम्मू कश्मीर, ठीक है। और आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर जो अभी यूनियन टेरिटरी है उसके उपराज्यपाल कौन बने? मनोज सिन्हा। तो इनका भी नाम आप ध्यान रखेंगे। और मनोज सिन्हा से पहले कौन थे? जीसी मुर्मू, ठीक है। और जीसी मुर्मू वहां से हट करके, यानी उनको वहां से अब क्या नियुक्त कर दिया गया? तो उनको नियुक्त कर दिया गया सीएजी। क्या नियुक्त कर दिया गया? सीएजी, ठीक है, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है।
बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ। बायोफार्मा स्टेशन केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? उत्तर है पुणे में। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 19 की तरफ। इंग्लिश चैनल में सर्वाधिक तैरने का पुरुषों का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? उत्तर है क्लो मैकरडेल। कौन? क्लो मैकरडेल। ठीक है, तो इनका भी नाम आप ध्यान रखेंगे। अब आइए इसके बारे में इन डिटेल जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बात कि एक प्रश्न यहां से ये बन सकता है कि क्लो मैकरडेल किस देश के हैं? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के ये क्लो मैकरडेल है, ठीक, इन्होंने अपना 35वां सफर करने के बाद इंग्लिश चैनल में सबसे अधिक तैरने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, यानी कि अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम है। किसके नाम? क्लो मैकरडेल के। ठीक है, अब एक बात यहां से और भी ध्यान देंगे आप कि 16 अगस्त 2020 को क्लो मैकरडेल ने दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में डोवर के उत्तरी फ्रांस के बीच लगभग 35 किलोमीटर की तैराकी कितने समय में पूरा की? तो 10 घंटे 40 मिनट में। ये इनके तैराकी का डिस्टेंस आप ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ ये टाइमिंग भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ऐसा इन्होंने 16 दिनों में 4 बार किया। कितनी बार? 4 बार ये काम किया कि उन्होंने ये दूरी यानी जो इंग्लिश चैनल थी उसको क्रॉस करने का काम किया। ठीक है, तो ये जानकारी थी आपको क्लो मैकरडेल से संबंधित। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 20 की तरफ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी कौन सा है? उत्तर आपका उत्तर है दिल्ली। यानी कि अगर सबसे स्वच्छ राजधानी की बात करें तो क्या होगा? दिल्ली। ठीक है, और आपके लिए अगला सवाल है, यानी जो सवाल हम हर रोज आपसे पूछते हैं। ठीक, तो आज का सवाल है आपके लिए, स्वच्छ सर्वेक्षण में पहले संस्करण में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था? यानी कि जो पहला स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में हुआ था उस समय का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था? आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, और अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे तो ये लगभग 15 से 20 दिन का सफर तय करने के बाद आपको इसका इंपॉर्टेंस भी समझ में आने लगा होगा। ठीक, बाकी आप ऐसे ही मन लगा करके वीडियोस को देखते रहें और इस चीज को नोट डाउन भी करते रहें। साथ ही साथ जिन लोगों को भी इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का भी लिंक है। जिन लोगों को इससे रिलेटेड क्विज चाहिए तो टेलीग्राम पे चैनल है, उसका भी लिंक कमेंट बॉक्स में है। ठीक है, दोनों ज्वाइन करके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब पिछले रोज हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न ये था कि अनुच्छेद 142 का संबंध किससे है? ठीक, तो इसका संबंध है सुप्रीम कोर्ट के विशेषाधिकार से। अब इसका मतलब क्या हो? सुप्रीम कोर्ट के विशेषाधिकार का मतलब क्या है? तो ध्यान देंगे कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक निर्णय देते समय न्यायालय में ऐसे निर्णय दे सकता है जो इसके समक्ष लंबित पड़े किसी भी मामले को पूर्ण करने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, यानी कि कोई केस की सुनवाई की जा रही है और उसमें कोई और ऑब्जेक्ट आ रहा है जो उसको रोकने का काम कर रहा है, तो उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके और निर्णय दे सकता है। ऐसा विशेषाधिकार अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। ध्यान देंगे इसके आगे एक और क्लॉज क्या जोड़ा गया है कि ऐसा करने के लिए तो वो स्वतंत्र है। ठीक है, लेकिन इसके द्वारा दिए गए आदेश संपूर्ण भारत संघ में तभी तक लागू होंगे जब तक इससे संबंधित किसी अन्य प्रावधान को लागू नहीं कर दिया जाता है। तो इतनी जानकारी आपके लिए उम्मीद करते हैं बहुत ज्यादा सफिशिएंट होंगी। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जो नंबर आपको दिया हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमारे साथ जुड़ करके आप अपने पेपर को बेहतर बनाइए। साथ ही साथ लॉकडाउन की वजह से फ्रस्ट्रेट नहीं होना, घर में बने रहिए, पढ़ते रहिए और जैसे ये टाइम खत्म होगा एग्जाम्स के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होंगे, तो उसे जाने नहीं देना। इसके लिए क्या करना है? पढ़ते रहना, घर में बने रहना। ठीक है, मिलते हैं अगले डेली वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।